चलिए नाउ कंटिन्यूइंग विद नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखो हम कौन कौन से पढ़ चुके हैं, मैं समराइज करा दूं एक बार आपको। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, लैटिस एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। 8 हो गया आई थिंक। नंबर एक बार चेक कर लेना, 9th। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सिंबल क्या यूज करेंगे? डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन, NEUT न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन तो आप समझते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं एंड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। द प्रोसेस कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली है। अच्छा, डिफाइन कैसे करें? यही एकमात्र परिभाषा है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जिसकी यूनिट किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल नहीं होती, पर ग्राम इक्विवेलेंट होती है। 1 मोल ना लेकर के 1 ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं। अब कई बार जो बच्चे 11th क्लास में होते हैं थोड़ा सा पजल्ड हो जाते हैं कि ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। ग्राम इक्विवेलेंट के लिए या इक्विवेलेंट मास को समझने के लिए एक अलग से चैप्टर होता है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट का ही बड़ा भाई मान लो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, वो भी आएगा 11th क्लास की NCERT में ही होता है वो। सेकेंड वाली NCERT में, 11th क्लास में आपके 2 NCERT हैं, तो सेकेंड वाली NCERT में वो होता है, तो वो पढ़ेंगे हम। तो सर फिर क्या करेंगे? यहाँ पर हम अटक जाएंगे। अटकोगे क्यों? हम है ना, जितनी रिक्वायरमेंट यहाँ पर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को समझने की होगी वो हम यहाँ समझ लेंगे। आपका क्वेश्चन कोई नहीं रुकेगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। बाकी जब आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो डिटेल में और बातें आपके साथ में शेयर करेंगे। क्या परिभाषा है? पहले डेफिनेशन लिखो। इट इज द एंथैल्पी चेंज when 1 gram equivalent of an acid is neutralized with 1 gram equivalent of a base to form salt and water। ये कहलाएगा। और इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन, दैट इज किलो जूल पर ग्राम इक्विवेलेंट और किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट। ये है यूनिट, और ये हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ऑलवेज एक्सोथर्मिक। So it is the enthalpy change when 1 gram equivalent of an acid is neutralized with the 1 gram equivalent of a base to form salt and water. Always exothermic. अब 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो HCl, सबसे कॉमन मान लो एसिड यही है, और NaOH, इनका न्यूट्रलाइजेशन कराओ। ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट और ये भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले ले, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट यहां पर एक्चुअली इक्वल टू 1 मोल के बराबर ही है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द NaOH इज इक्वल टू 1 मोल। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू 1 मोल। HCl और NaOH केसेस में, नॉट इन अदर केसेस, आएंगे अभी उस पर। तो क्या बनाएगा? NaCl एक्वस प्लस H2O। अभी तो चलो 1 मोल लेके ही बात कर लेते हैं। इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूं। आप एक बात जानते हो कि HCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा टूटा पड़ा है आयनों में, तो H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। NaOH भी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तोड़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देनी पड़ती, टूटा पड़ा है। Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। NaCl सॉल्ट है, वो भी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, टूटा पड़ा है। Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस प्लस H2O लिक्विड। ये जो एंथैल्पी होगी, दिस इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस लाइक HCl एंड NaOH। तो ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ही तो है। अब जरा ध्यान से देखो, Na प्लस और Cl माइनस स्पेक्टेटर आयंस हैं। स्पेक्टेटर आयंस मतलब दे आर नॉट एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन,
अल्टीमेटली रिएक्शन तो देखो यही है, व्हाट, 1 मोल HCl लिया है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl या 1 मोल HCl ने 1 मोल H प्लस दिया, 1 मोल OH माइनस दिया। यहां से इसको यूं भी लिख सकते हो H प्लस एक्वस, हाउ मच, 1 मोल प्लस OH माइनस एक्वस, हाउ मच, 1 मोल, फॉर्मिंग व्हाट, H2O लिक्विड। और यही तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, और दिस एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इज अ फिक्स्ड वैल्यू दैट इज -13.7 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट और -57.3 किलो जूल पर ग्राम इक्विवेलेंट। नोट करो एक बार पूरी बात, मैं देख लूं कट तो ना गया नीचे से, नहीं कटा नहीं होगा वैसे, नहीं एनफ स्पेस है। लिखो पूरी बात। अब यहां पर ये जो रहस्यमयी बात है, रहस्यमयी मतलब एकदम बिल्कुल इंट्रीगिंग जो पॉइंट है, कौन सा, कि सर ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 मोल HCl कैसे लिया, 1 ग्राम, ये ग्राम इक्विवेलेंट है क्या? तो भाई ध्यान दो, 1 gram equivalent of an acid is the amount that gives 1 mole of that is capable of giving maximum 1 mole of H plus. 1 gram equivalent of NaOH is that amount of NaOH which gives 1 mole of OH minus. तो enthalpy of neutralization का मतलब when 1 mole of H plus and 1 mole of OH minus neutralize to form water, whatever energy is released, of course released exothermic. And that is a fixed value. What fixed value? -13.7 or -57.3 kilojoule per gram equivalent. And accordingly you get answer or you get the value. तो what is 1 gram equivalent of an acid? याद करवा देता हूं मैं आपको, ये बात जरा नोट करियो, ऊपर की बात हटाऊंगा मैं, नीचे तो लिखा रहेगा ये सब। One gram equivalent of an acid is the amount that gives 1 mole of H plus, that is capable of giving 1 mole of H plus. Just example, 1 gram equivalent of HCl is equal to 1 mole of HCl, क्योंकि 1 gram equivalent of HCl is 1 mole of HCl, तो 1 gram equivalent of an acid is the amount that gives 1 mole of H plus. तो 1 mole of H plus कौन देगा? 1 mole of HCl, और 1 mole of HCl किसके बराबर? 1 gram equivalent of, but 1 gram equivalent of H2SO4, 1 gram equivalent of H2SO4, भाई 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl जो है वो 1 मोल ऑफ H प्लस देगा, और 1 मोल ऑफ H प्लस क्या देगा? 1 मोल ऑफ H प्लस कौन देगा? 1 मोल ऑफ HCl. 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 मींस 1 मोल ऑफ H प्लस, विच इज नथिंग बट हाफ मोल ऑफ H2SO4. समझो बात को, हाफ मोल ऑफ H2SO4. तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू हाफ मोल ऑफ H2SO4, क्योंकि हाफ मोल ऑफ H2SO4 गिव्स, भाई 1 मोल H2SO4 कितना H प्लस देगा? 2 मोल, तो हाफ मोल H2SO4 कितना देगा? 1 मोल ऑफ H प्लस. ऐसे ही 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4 इज इक्विवेलेंट टू, इसे इक्विवेलेंट बोल दो, इसे इक्विवेलेंट बोल दो, इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? 1/3 मोल ऑफ H3PO4, क्योंकि H3PO4 में 1 मोल में हाउ मेनी मोल्स ऑफ H प्लस छुपे हुए हैं? 3 मोल्स. तो इसका मतलब 1/3 मोल H3PO4 लोगे तो वो 1 मोल H प्लस देगा, एंड दैट इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4. सिमिलरली फॉर बेसिस, 1 gram equivalent of NaOH is equal to 1 mole is equivalent to 1 mole of NaOH.
1 gram equivalent of barium hydroxide is equivalent to half mole of बेरियम हाइड्रोक्साइड। आधा मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड लो तो 1 मोल OH माइनस आ जाएगा, एंड दिस गिव्स 1 मोल OH माइनस, दिस गिव्स 1 मोल OH माइनस, दिस गिव्स 1 मोल H प्लस, दिस गिव्स कैपेबल ऑफ गिविंग 1 mole H plus. So any amount of the acid that gives 1 mole of H plus is 1 gram equivalent. Any amount of the base which gives 1 mole of OH minus is 1 gram equivalent of OH minus. तो समझ जाएं बात को। अब चूंकि HCl और NaOH की बात कर रहे थे, तो HCl का 1 मोल H plus देगा, तो 1 gram equivalent of HCl is equal to the 1 gram equivalent of is equal to the 1 mole of HCl. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार वापस से रिवाइंड करके इसको पढ़ें, इसी में थोड़ी दिक्कत आती है, बट ये दिक्कत दूर हो जाती है। कुछ दिनों में एक नया चैप्टर आएगा आपके सामने, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट के बड़े भैया जी, भाई साहब, बड़े भाई चरण स्पर्श थोड़े से मोल कॉन्सेप्ट से टेढ़े होते हैं, डिफिकल्ट टू मैनेज होता है। नहीं, उतना डिफिकल्ट टू मैनेज नहीं, कुछ भी डिफिकल्ट टू मैनेज नहीं है अगर तुम विलिंग हो टू लर्न एवरीथिंग। आपके दिमाग के सामने तो सब फेल हैं, सब हार जाएंगे ये, बस आप मजबूत बने रहो। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट विल कम सून, इट विल कम सून, मतलब 11th क्लास के स्टूडेंट्स अगर पढ़ रहे हैं तो ये अभी आ जाएगा कुछ दिनों के बाद में। सो अकॉर्डिंगली दिस इज द पॉइंट। और यहाँ पर हम ड्रॉपर्स वाले हैं तो उनको ये आइडिया होता है इन चीज़ों का। तो गाइज ये तरीका था। और enthalpy of neutralization of the strong acid and strong base, because 1 gram equivalent of a strong acid gives 1 mole of H plus, 1 gram equivalent of the strong base gives 1 mole of OH minus. So whenever 1 mole of H plus and 1 mole of OH minus neutralizes, it gives a fixed amount of the enthalpy or energy released, that is called enthalpy of neutralization of the strong acid strong base, which is fixed value minus 13.7. लिखो इस बात को, लिखो इस बात को। ये समझ में आ गया ना? 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। जब भी हम कहेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4 तो समझ जाना 1/3 मोल H3PO4 की बात चल रही है, एंड दैट इज मैक्सिमम एबल टू गिव 1 मोल ऑफ H प्लस। नोट इट डाउन पूरी बात। तो तो क्या पॉइंट, तो ये एक नोट भी हो गया। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन enthalpy of neutralization of a strong acid and strong base is nearly constant and is equal to minus 13.7 kilocalorie per gram equivalent or minus 57.3 kilocalorie per gram equivalent। अच्छा, ये तो पता ही है ना कि 1 कैलोरीज इज इक्वल टू 4.18 जूल। 4.2 जूल भी ले लेते हैं, बट 4.18 जूल। तो दीज आर द वैल्यूज यू कैन रिमेंबर। अच्छा, कुछ किताबें, कुछ ऑथर्स ऐसा बोलते हैं, इसको कई बार हम minus 13.66 भी लिख लेते हैं एग्जैक्टली, और ये वैल्यू आती है minus 57.1, बट कोई खास अंतर नहीं पड़ता। क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हो अकॉर्डिंगली यू कैन डू, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। आप ये वैल्यू याद कर सकते हो, यू कैन फॉलो दीज वैल्यूज। तो एंथैल्पी ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज नियरली कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू minus 13.7 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट और minus 57.3 किलो कैलोरी पर किलो जूल पर ग्राम इक्विवेलेंट।
तो ये था एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का देखा तो एक फिक्स्ड वैल्यू आ गई, क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा 1 मोल H प्लस देगा ही देगा, कैपेबल ऑफ गिविंग, एंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस विल ऑलवेज गिव 1 मोल ऑफ OH माइनस, कैपेबल ऑफ गिविंग। इसके बाद हेडिंग लिखो, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन था, हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कांस्टेंट वैल्यू एनर्जी रिलीज होती है। अगर एक कंपोनेंट वीक हो जाए, या तो एसिड वीक हो जाए या बेस वीक हो जाए या दोनों ही वीक हो जाएं, देन व्हाट डू वी डू? लिखो, ये पहला पॉइंट था। दूसरा, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड, मान लो कोई HA ले लिया, एंड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर एग्जाम्पल NaOH ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा? अब एसिड वीक है तो रिएक्शन तो होगी, एसिड विल रिएक्ट विद बेस। बेस कौन? मान लो NaOH ले लिया हमने, स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए सॉल्ट तो बनेगा Na एक्वस प्लस H2O, एंड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करें? तोड़ लो, कुछ ना करना पड़ा, क्योंकि NaOH तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पानी में पड़ा टूटा पड़ा है, तो ऑलरेडी टूटा पड़ा है पानी में, आपको एक्स्ट्रा कोई एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। HA, यहां पर आपको एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन देना था, HA। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन देंगे मतलब ये टूटा हुआ नहीं है, तोड़ना पड़ा, तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ी, तो H प्लस एंड A माइनस। अब टूटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, टूटा हुआ नहीं है, 1-2% मुश्किल से टूटा हुआ होगा, वो हम इग्नोर कर देते हैं, हम तो यही मान के चल रहे हैं कि हमें तो 100% तोड़ना पड़ा। HA वीक एसिड है ना, हमें तोड़ना पड़ा मतलब तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ी, हथौड़े चलाने पड़े इस पर धड़ाधड़, और हथौड़े चलाओगे तो वक्त तो करना पड़ेगा ना, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वी हैड टू गिव द एनर्जी ऑफ डेल्टा H आयोनाइजेशन ऑफ HA, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड टू कंस्टिट्यूट आयंस। ठीक है, अब ये तो सॉल्ट है, कुछ ना करना पड़ा, टूटा पड़ा है। और यहां कुछ कर नहीं रहे, जब कुछ ना कर रहे तो किस बात का एंथैल्पी चेंज? कोई एंथैल्पी चेंज नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं हम। अब देखो, A माइनस और Na प्लस तो कैंसल्ड आउट हो गए, और आपको तो पता है कि जब 1 मोल ऑफ H प्लस एंड 1 मोल ऑफ OH माइनस कंबाइन करते हैं तो देयर इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द एंथैल्पी चेंज, दैट इज -13.7 किलो कैलोरी। अरे ये तो पता है, अभी सीख के चुके हैं कि जब 1 मोल ऑफ OH प्लस एंड 1 मोल ऑफ OH माइनस कंबाइन करते हैं तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज -13.7 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट। अब जरा ये बॉर्नहेबर साइकिल बन गया, यहां से यहां आ जाओ, हेस्ट लॉ लगाइयो, यहां से यहां एक रास्ता ये है, एक रास्ता यो, एक रास्ता ये, एक रास्ता यो। देखिए जरा क्या क्या पड़ गया, डेल्टा H ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ द वीक एसिड HA प्लस 0 प्लस -13.7 किलो कैलोरी शुड बी इक्वल टू व्हाट? जरा इस रास्ते में कौन कौन पड़े? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्लस 0 आ गई वैल्यू भैया। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा H ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ HA -13.7 किलो कैलोरी। ये वैल्यू आ गई, यूनिट वही होगी किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट। अब सर इसको डिकोड कैसे करें? अरे -13.7 तो लिबरेट होती है, बट एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू फॉर वीक एसिड और वीक बेस। अभी तो वीक एसिड ले रहे हैं तो वीक एसिड की बात कर ले तो वीक एसिड के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। पता चला 1 किलो कैलोरी है और ये -13.7 है, तो -12.7
किलो कैलोरी हीट ही लिबरेट हुई, लेसर अमाउंट ऑफ द हीट इज लिबरेटेड इफ वन ऑफ द कंपोनेंट आउट ऑफ द एसिड एंड बेस इज वीक। लिख लो इस बात को। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हुआ, तो क्या पॉइंट है, लेसर अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड, लिबरेटेड के लिए हम लिबरेटेड अमाउंट के लिए बोल रहे हैं, लेसर अमाउंट ऑफ द हीट इज लिबरेटेड इफ एसिड और बेस और बोथ आर वीक इन न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन के दौरान यहां L है, तो न्यूट्रलाइजेशन के दौरान यदि एसिड और बेस अगर वीक हैं तो फिर लेसर अमाउंट ऑफ द हीट इज लिबरेटेड एंड सम ऑफ द हीट इज गॉन टू ब्रेक डाउन द वीक एसिड और वीक बेस इनटू आयंस। मैं इस बात को दोबारा फिर लिख देता हूं। अच्छा, दोबारा क्या लिखना, समझ गए। अगर वीक एसिड है तो आयोनाइजेशन करना पड़ा, वीक एसिड का तोड़ना, तो कुछ एनर्जी खर्च हो गई, लेसर अमाउंट ऑफ द हीट इज लिबरेटेड आउट। दोनों ही कंपोनेंट अगर वीक हो गए तो पता चला एसिटिक एसिड और अमोनिया का न्यूट्रलाइजेशन करा रहे हैं, वीक एसिड वीक बेस, दोनों ही वीक एसिड वीक बेस हैं, तो पता चला एसिड को भी तोड़ना पड़ा, बेस को भी तोड़ना पड़ा और कम एनर्जी लिबरेट होएगी। कैसे? थर्ड पॉइंट, पहले ये लिख लो, पहले ये लिख लो, मैं जरा पानी पी लूं। तीसरा पॉइंट, इफ बोथ एसिड एंड बेस आर वीक एंड अंडरगोज न्यूट्रलाइजेशन। अंडरगोज न्यूट्रलाइजेशन, तो जैसे अब मान लो HA एंड BOH, खुद ही बनाओ बोर्न-नीबर साइकिल, इनका न्यूट्रलाइजेशन कराओगे तो BA सॉल्ट बन गया प्लस H2O, यही तो है। एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द वीक एसिड वीक बेस। HA वीक एसिड है, वीक बेस है, वीक एसिड है, तोड़ना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, और तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ी कितनी, डेल्टा H ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ HA। अच्छा, BOH को भी तोड़ना पड़ा, क्या, B प्लस एंड OH माइनस। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन वीक बेस, BOH को भी तोड़ना पड़ा, तोड़ने में एनर्जी खर्च हो गई, 1-2% टूटा पड़ा होगा, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। हम तो कह रहे हैं हमने 100% तोड़ा, क्योंकि ये भी परमोल है ना, और एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हैं। अच्छा, BA ये तो सॉल्ट है, टूटा पड़ा है, सॉल्ट आर कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, टूट गया B प्लस एक्वस एंड A माइनस एक्वस प्लस H2O लिक्विड। नहीं, कुछ करा ही नहीं, तो किस बात का एंथैल्पी चेंज, कोई एंथैल्पी चेंज नहीं। और अब A माइनस एंड B प्लस स्पेक्टेटर आयंस हैं, अल्टीमेटली 1 मोल ऑफ H प्लस एंड 1 मोल ऑफ OH माइनस व्हेन एवर न्यूट्रलाइज, आप जानते हो, माइनस 13.7 किलो कैलोरी। एंथैल्पी चेंज इज ऑब्जर्व्ड, दिस मच हीट इज लिबरेटेड आउट। नाउ वापस यहां से यहां, दोबारा मैंने इसलिए बताया ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये बोर्न-नीबर साइकिल बन गया, हेस लॉ अप्लाई करियो तो क्या बन गया, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल कम, देखो क्या, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ HA, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ BOH माइनस 13.7 किलो कैलोरी। ये बन गया फॉर्मूला, ये बन गया फॉर्मूला। यहां कुछ एनर्जी खर्च हुई, यहां कुछ एनर्जी खर्च हुई, इतनी लिबरेट हुई, इसका मतलब फर्दर लेस अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज लिबरेटेड आउट। तो वीक एसिड वीक बेस के न्यूट्रलाइजेशन में और भी कम एनर्जी लिबरेट आउट होती है। तो गाइज ये है कॉन्सेप्ट।
आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। थोड़ा सा ग्राम इक्विवेलेंट 11वीं क्लास के बच्चों को ग्राम इक्विवेलेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसे समझने में 1-2 दिन 3 दिन लग जाते हैं, तो टेंशन मत लिया करो। टेंशन लेके किसी ने आज तक कोई युद्ध ना जीता। युद्ध तो दिमाग से जीता जाता है। दिमाग से स्ट्रांग हो। दिमाग से स्ट्रांग का मतलब ऐसा नहीं कि गॉड गिफ्टेड बहुत हमारा बिल्कुल शार्प ब्रेन है और हम बिल्कुल मतलब एलियन हैं हम, और एलियन छोड़ो मतलब हम अवेंजर्स हैं। नहीं अरे नहीं, IIT में जाने वाले बच्चे एवरेज ही तो होते हैं सब, बस वो मेहनत करते हैं तो दे कैन ओवरकम द अदर्स। तो आप बस अच्छे से इस बात को समझिए, एक जरूरत पड़े तो दोबारा पढ़ें, और नहीं समझ में आ रहा तो टेंशन ना लें, आराम से थोड़ा टहल लो, 1-2 गाने सुन लो। म्यूजिक इज ऑल्सो क्वाइट सूदनिंग टू योर माइंड। एक आध दिन बाद भी समझ में आ जाएगा तो चलेगा, कोई बात नहीं है, समय देना चाहिए चीज़ों को। तो गाइज दिस इज द वे यू हैव टू राइट। लेट्स डू 1 or 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो ये था एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो हाउ मच ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज लिबरेटेड आउट, -13.7 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट। अगर एक कंपोनेंट वीक है तो एक कंपोनेंट की एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन आ जाएगा, और दोनों ही वीक हैं तो दोनों को एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड फर्दर लेस अमाउंट ऑफ द एनर्जी विल बी लिबरेटेड आउट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। थोड़ा ट्रिकी होता है, इंपॉर्टेंट भी होता है, नोट करें, एंड लेट्स टेक 1 क्वेश्चन ऑन इट। नोट डाउन द क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन ये कहें, व्हेन अमोनिया इज न्यूट्रलाइज्ड with HCl aqueous, delta H neutralization is -12 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ तो पर मोल भी चलेगा क्योंकि मोनोप्रोटिक एसिड और मोनो एसिडिक बेस है अमोनिया। When CH3COH is neutralized with ammonia, enthalpy of neutralization was found to be -10 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट। ये डेटा दे रहे हैं क्वेश्चन में। फाइंड enthalpy of ionization of acetic acid and ammonia in किलो कैलोरी पर मोल। स्क्रीन पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, डू इट। अच्छा छोटा सा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व इट। करें सॉल्व। किया, जरा देखना। When ammonia is neutralized with HCl, अब HCl स्ट्रॉन्ग है और अमोनिया वीक है और एनर्जी -12 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट है। अगर मान लो ये अमोनिया स्ट्रॉन्ग होता और HCl तो स्ट्रॉन्ग है ही, तो कितनी एनर्जी लिबरेट होती? -13.7। अभी कितनी लिबरेट हुई? -12। कितनी कम लिबरेट हुई? 12 और 13.7 का डिफरेंस 1.7। इसका मतलब 1.7 किलो कैलोरी एनर्जी कहां चली गई? अमोनिया को तोड़ने में। आ गया आंसर। तो डेल्टा H आयोनाइजेशन ऑफ अमोनिया इज 1.7 किलो कैलोरी पर मोल। हो गया आंसर। अब आओ इधर, सेकेंड स्टेटमेंट। एसिडिक एसिड और अमोनिया न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, दोनों ही वीक हैं और एनर्जी कितनी लिबरेट हुई? 10। कितनी कम लिबरेट हुई? 3.7। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होते तो कितनी एनर्जी लिबरेट होती? -13.7। अभी कितनी लिबरेट हुई? -10। तो फिर कितना डिफरेंस है? 3.7। 3.7 कौन खा गया? अरे कौन खा गया 3.7? एसिडिक एसिड खा गया और अमोनिया खा गया। अमोनिया कितना खाता है? 1.7।
टोटल 3.7 खाई तो 2 किलो कैलोरी कौन खा गया, बस यही आंसर है, हो गया क्वेश्चन। भैया कोई फॉर्मूले की जरूरत ही ना पड़ी, दिमाग लगा लो, 2 किलो कैलोरी पर मोल, दैट्स इट, यही आंसर है। इतने छोटे छोटे तो सवाल होते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के। समझ में आ गई बात। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा पर ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे। हाँ, मोनोप्रोटिक एसिड मोनो एसिडिक बेस हो तो पर ग्राम इक्विवेलेंट, किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट या किलो कैलोरी पर मोल, दोनों का मीनिंग सेम आएगा। बट यदि पॉलीप्रोटिक एसिड और पॉली एसिडिक बेस है तब सेम नहीं होगा। चलो उस पर भी एक क्वेश्चन ले लिया जाए, नोट करो ये बात, नोट इट डाउन। क्या पॉइंट, जैसे क्वेश्चन ये है, मान लो कि डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज -13.7 किलो कैलोरी, जूल में ले लो, चलो एक जूल में भी ले लेते हैं, -57.3 किलो जूल पर ग्राम इक्विवेलेंट। ये एक जनरल पॉइंट है, वैसे तो याद होती वैल्यू, क्वेश्चन ने दे भी दी। क्वेश्चन ने ये कहा कि व्हेन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एक ही बात होती है। कौन, चलो मैं दे ही देता हूं, H3PO4 इज न्यूट्रलाइज्ड विद KOH सॉल्यूशन एंथैल्पी ऑफ when 1 mole, ऐसे लिख लो, when 1 mole of orthophosphoric acid is neutralized with the excess of KOH solution, heat liberated is -150 kilojoule, -150 kilojoule. Find enthalpy of ionization of H3PO4. It's a very good question. क्वेश्चन है, लॉजिक बेस्ड है, कॉन्सेप्ट। स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, मुझे आंसर बतलाओ क्या, मैं अभी बताऊंगा तो मैच करवाना। पॉज करो स्क्रीन एंड डू इट। अच्छा, एक स्मॉल करेक्शन कर लो क्वेश्चन में, हीट लिबरेटेड बोला है तो माइनस साइन की जरूरत नहीं है, तो माइनस हटा दो, 150 किलो जूल रहने दो। लिबरेटेड बोला है, लिबरेटेड का मतलब ही है कि वो माइनस में है। तो जरा ध्यान दियो, H3PO4 का अगर 1 मोल का न्यूट्रलाइजेशन कराओगे तो 3 मोल KOH लेना पड़ेगा, और क्या बनेगा, K3PO4 प्लस 3H2O। और इसमें हीट जो लिबरेट हुई है वो -150 किलो जूल हीट लिबरेट हुई है पर मोल ऑफ H3PO4, 150। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल के लिए है, ये तो 3 मोल H प्लस देगा, तो इसका मतलब 3 मोल H प्लस एंड 3 मोल OH माइनस कंबाइन कर रहे हैं, तो 150 लिबरेट हुई है, 1 मोल H प्लस, या इसका मतलब ये हुआ कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इसका 3 गुना हो गया। कहने का मतलब हुआ कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन कितना हुआ, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, बल्कि ऐसे कह दो, पर मोल बेसिस पे कैलकुलेशन करो तो ये 150 है, इसको तोड़ दो तो डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ H3PO4 तो 3H प्लस PO4 3 माइनस, तोड़ दिया, नहीं ये तो टूटा पड़ा है, कुछ ना करना पड़ा, 3H के प्लस 3OH माइनस, तोड़ दिया इनको, एंड दिस विल बी, ये भी 0 ही है, 3K प्लस एंड
PO4 3 माइनस, और ये कुछ हम कर नहीं रहे। मैंने तो बोर्नियर साइकिल बना दिया, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 1 मोल लिया है, इतनी एनर्जी लिबरेट हुई पर मोल के हिसाब से। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन दिया, तोड़ दिया पूरा। ये तो स्पेक्टेटर आयन है, कैंसल्ड आउट। 3 मोल H प्लस और 3 मोल OH माइनस कंबाइन करो तो हाउ मच ऑफ द एनर्जी इज लिबरेटेड आउट? 3 इंटू माइनस कितना? 57.3 किलो जूल। जरा बोर्नियर साइकिल लगाइयो, आइयो यहाँ। क्या करोगे? क्या आंसर? तो डेल्टा H ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ H3PO4 प्लस माइनस 3 इंटू 57.3 शुड बी इक्वल टू माइनस 150। तो क्या आंसर आ गया? डेल्टा H ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ H3PO4 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, 2 5 ते 15 2 17 171 पॉइंट, यही हो गया 7 के 21.9 माइनस 150। तो आंसर आ गया 21.9 किलो जूल पर मोल। दैट्स इट, यही आंसर है। एक नहीं 2 बार प्रैक्टिस करना क्वेश्चन की। गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइज ये था वेरी इंपॉर्टेंट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। कोई अगर मुझसे पूछता है कि सर सबसे इंपॉर्टेंट एंथैल्पी जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जेईई मेन या एडवांस पूछता है तो वो कौन है? फॉर्मेशन, कंबस्शन, न्यूट्रलाइजेशन। दीज 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। नोट करिए, नोट इट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यूइंग थर्मोकेमिस्ट्री इज नियरिंग एंड। हम वेरियस टाइप ऑफ एंथैल्पीज की बात कर चुके हैं। शायद लास्ट में 8th या 9th नंबर लिखा था हमने अबाउट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए। अब नेक्स्ट लिखो, शायद 9th या 10th नंबर देख लेना, अपने हिसाब से करेक्ट कर लेना। 10th एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। डेल्टा H ट्रांजिशन, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब व्हेन वन एलोट्रोपिक फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म, तो इट इज द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of n allotropic form of an element, so it is the enthalpy change when 1 mole of an allotropic form of an element is converted into another allotropic form। तो एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना हो तो वट एवर एंथैल्पी चेंज इज देयर, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। जैसे एग्जांपल लो, जैसे बहुत कॉमन कार्बन का ग्रेफाइट और डायमंड का कन्वर्जन। ग्रेफाइट एंड डायमंड कन्वर्जन में नाउ यू विल से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। बट ट्रांजिशन में मेंशन करना पड़ेगा किसका ट्रांजिशन किसमें। तो डायमंड, ग्रेफाइट टू डायमंड, ग्रेफाइट टू डायमंड। तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन ऑफ द ग्रेफाइट टू डायमंड। तो ये एंथैल्पी ऑफ कन्वर्जन हुआ। और एग्जांपल जैसे एस रोम्बिक को एस मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट कर दो, डिपेंडिंग अपॉन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल और द रोम्बिक क्रिस्टल, अकॉर्डिंगली दे आर two different allotropes। तो डेल्टा HR is equal to enthalpy of transition of S rhombic to, और S एरो लगा दो, S monoclinic। So like that you can say। जैसे बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन ऐसे कहें, फाइंड enthalpy of transition for following allotropic change। क्या एलोट्रोपिक चेंज? मान लो क्वेश्चन ऐसे कह दे कि C डायमंड टू बी कन्वर्टेड टू C ग्रेफाइट, कितना होगा? क्वेश्चन में दिया हुआ हो गिवन
एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ सी ग्रेफाइट मान लो x हो, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ सी डायमंड y हो। तो वैसे तो मैं ये क्वेश्चन ये ना भी पढ़ा हुआ हो तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन जो हमने पढ़ा था सेकेंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बाद में सेकेंड एंथैल्पी पढ़ी थी हमने एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन का एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा था हमने एप्लीकेशन के फॉर्म में कि हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। वो ही अप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। तो क्वेश्चन में एकदम आसान है, क्या बोलोगे? इस रिएक्शन के लिए हमें एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन चाहिए इज इक्वल टू व्हाट? समेशन ऑफ डेल्टा एच कंबस्शन ऑफ व्हाट? रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट था। दो केसेस में सबको रट के याद कर लो। जनरली फॉर्मूले में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, बट दो केसेस में मैंने याद करवाया है, सिखाया है आपको, चिल्ला चिल्ला के बतलाया है कि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आएगा। सो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो गाइस इस तरीके से यू हैव टू डू। व्हाट इज रिएक्टेंट? डायमंड। तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ द डायमंड इज गिवन इन द क्वेश्चन एज y माइनस एंथैल्पी ऑफ द कंबस्शन ऑफ द ग्रेफाइट इज गिवन एज x। दैट्स इट, यही आंसर है, यही आंसर है। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये था एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मीन्स वन एलोट्रोपिक फॉर्म टू अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म। ये नोट करो। फिर आखिरी एंथैल्पी लेने वाले हैं रेजोनेंस एंथैल्पी और रेजोनेंस एनर्जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कॉमनली यूज होता है। हड़ी लिखो, पहले ये नोट करो, नोट इट डाउन। इलेवेंथ, रेजोनेंस एनर्जी और रेजोनेंस एंथैल्पी। रेजोनेंस एनर्जी और रेजोनेंस एंथैल्पी। तो रेजोनेंस एनर्जी और रेजोनेंस एंथैल्पी की बात करें तो कैसे डिफाइन करें? ये जब होता है जब 1 मोल ऑफ द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू रेजोनेंस हाइब्रिड। परिभाषा लिखो, मैं समझाता हूं क्या है। इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द मोस्ट स्टेबल resonating structure RS or canonical structure of a compound is converted into resonance hybrid. So it is the enthalpy change when 1 mole of the most stable resonating structure of a compound is converted into the resonance hybrid. Resonance hybrid, obviously resonance, since resonance hybrid is more stable, ये कन्वर्जन ऐसे हो गया जैसे मान लो बेंजीन है, एग्जाम्पल के रूप में देखो, ये बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैकुल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेंजीन की, एक मोल लो, हालांकि ये तो नॉन एग्जिस्टेंट है, हाइपोथेटिकल है, ये कोई एग्जिस्ट थोड़ी करता है। एग्जिस्ट तो बेंजीन ऐसा होता है रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में। सर्कल बना देते हैं बीच में। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, RH रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ
बेंजीन। तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज द एक्चुअल मॉलिक्यूल, ये हाइपोथेटिकल है। तो 1 मोल, जब ये 1 मोल ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू रेजोनेंस हाइब्रिड, whatever enthalpy of reaction is nothing but resonance enthalpy of benzene C6H6। अब रेजोनेंस एंथैल्पी हम इस रिएक्शन से तो फाइंड आउट कर नहीं सकते, ये तो हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। किसी केमिकल रिएक्शन में यदि कोई सब्सटेंस हाइपोथेटिकल है, नॉन एग्जिस्टेंट है, तो ऑब्वियसली दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ द हीट ऑफ रिएक्शन। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अच्छा, दूसरी बात, सिंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल, तो ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, तो एनर्जी विल बी लिबरेटेड आउट। तो डेल्टा एच आर ई जो है नेगेटिव है, एज आर एच इज thermodynamically more stable than RS। RS मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, तो डेल्टा एच आर ई की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। अच्छा, बात क्या कर रहे थे? दिस पर्टिकुलर रिएक्शन कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर determination of resonance enthalpy। क्यों? Because this reaction is hypothetical। The above reaction can't be utilized, the above reaction cannot be utilized for determination of resonance enthalpy as the above reaction is hypothetical। क्यों? Because resonating structure does not exist। हाइपोथेटिकल है, ये बात आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इवन केमिकल बॉन्डिंग के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बच्चे पढ़ते हैं कई बार कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं हाइपोथेटिकल होते हैं, दे डू नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब कोई रिएक्शन जिसमें कोई कंपाउंड अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो वो तो हाइपोथेटिकल रिएक्शन हो गई, तो वी कैन नॉट फाइंड आउट। सो ऑल्टरनेटिवली इट इज डिटरमिन्ड, कौन? अरे कौन? रेजोनेंस एनर्जी। इट इज डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी डेटा, बॉन्ड एनर्जी डेटा, और एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन डेटा, और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन डेटा, डिपेंडिंग अपॉन द केस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले भी इस चीज को अच्छे से पढ़ाते हैं, बट मोस्टली ये सब 12th में आता है, 11th के पोर्शन में नहीं आता फ्रॉम ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू। बट हम तो अपने हिसाब से पूरी बात पढ़ा देंगे ताकि आपका कोई क्वेश्चन अटके नहीं, रुके नहीं, और आप सारे क्वेश्चंस बड़ी आसानी से कर पाएं। यहां तक की बात लिखी हो जरा एक बार। जैसे कैसे मेजर करते हैं, लिखो इस बात को पहले। इन फैक्ट रेजोनेंस एंथैल्पी इज डिटरमिन्ड बाय एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन डेटा और heat of hydrogenation, enthalpy of hydrogenation data, और bond energy data, etc। डायरेक्टली तो आप इक्वेशन से फाइंड आउट नहीं कर सकते, आप रेजोनेंस एंथैल्पी को डिटरमिन करते हो यूजिंग वेरियस काइंड ऑफ डेटा, ऑल्टरनेटिवली लाइक एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन डेटा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन डेटा, और बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी डेटा। जैसे एग्जांपल लेके के बात करें, डिटरमिनेशन ऑफ
डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा एच आर ई रेजोनेंस एंथैल्पी ऑफ बेंजीन कैसे करें फाइंड आउट। अच्छा एक बात ध्यान दो, ये कौन है? साइक्लोहेक्सीन। ये तो एग्जिस्ट करता है, इसका हाइड्रोजनेशन करा दो। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन से भी यहां से मिल जाएगा। हाइड्रोजनेशन कराओगे तो एक तरीके से ये साइक्लोहेक्सेन बन गया, और डेल्टा एच आर इज इक्वल टू, ये इस प्रोसेस की मान लो ये एक्स है, एक्स किलो जूल पर मोल, राइट। तो साइक्लोहेक्सेन का हाइड्रोजनेशन कराया, साइक्लोहेक्सेन बन गया। एक डबल बॉन्ड को हाइड्रोजन कराने में एक्स एनर्जी लिबरेट हुई, लिबरेटेड एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये। मैंने शायद बताया या नहीं बताया आपको, हाइड्रोजनेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये जेई एडवांस्ड अपने बहुत पुराने सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब होते थे तब ये आधे नंबर में पूछ चुका है। आधे नंबर में पहले होता था, सब्जेक्टिव पेपर होते थे, कोई क्वेश्चन होता था उसके 4-5 पार्ट होते थे, जैसे ओलंपियाड होता है ना, इंटरनेशनल ओलंपियाड के एक क्वेश्चन है बड़ा सा, 1-1.5 पेज तक वो क्वेश्चन ही चलता है, 7-8 पार्ट है उसके। पहला पार्ट एकदम आसान सा, आधा नंबर, दूसरा पार्ट थोड़ा सा मुश्किल, आधा नंबर, फिर तीसरा पार्ट थोड़ा और मुश्किल, 1 नंबर, चौथे 5वें पार्ट से बस सुपर हिट हो जाते हैं वो, सुपर टफ हो जाते हैं वो, फिर 2 नंबर, फिर 1.5 नंबर, इस टाइप से वो चलते हैं। तो बच्चे को शुरू में तो मार्क्स मिल जाते हैं 1-2, 10 नंबर के सवाल में से 1-2 ही मिलते हैं बस। अच्छे बच्चे, जो अच्छे बच्चे का मतलब हमारा बच्चा, हमारे लिए तो सारे बच्चे अच्छे हैं, जो मेहनत करे, जम के पढ़ाई करे, मन से पढ़ाई करे और परफॉर्मेंस को निखारे अपनी, वो हमारे लिए अच्छा बच्चा। वो फिर आगे जाते हैं, 8-9 पार्ट है तो कम से कम 6-7 पार्ट तक तो पहुंचते हैं। वहां तक पहुंचते पहुंचते भी अगर वो पहुंच जाते हो तो यू कैन डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम द अदर्स। तो गाइस वापस आए, साइक्लोहेक्सीन का हाइड्रोजनेशन कराओगे तो ये एक्स है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्स एनर्जी इज लिबरेटेड आउट। ठीक है, तो एक काम करो फिर, ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी ना बेंजीन की, इसमें 3 डबल बॉन्ड है ना, एक डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट कराया, इतनी 3 डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट कराया, ये भी एक अजम्पशन ही हुआ। थोड़े बहुत तो अजम्पशन लेने पड़ेंगे। बना साइक्लोहेक्सेन और इस प्रोसेस की एनर्जी कितनी हो गई? 3x। एक डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट कराया, दिस मच एनर्जी इज लिबरेटेड आउट। 3 डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट कराओगे तो 3x ऑफ द एनर्जी विल बी लिबरेटेड आउट। नाउ दिस इज कन्वर्टेड इनटू रेजोनेंस हाइब्रिड RH। दिस इज कन्वर्टेड इनटू रेजोनेंस हाइब्रिड, और रेजोनेंस हाइब्रिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो व्हाट एनर्जी? डेल्टा एच आर ई इज इन्वॉल्व। ये है असली बेंजीन। अरे ये कोई बेंजीन थोड़ी है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हाइपोथेटिकल है। असली बेंजीन एक बोतल के अंदर मगर लिक्विड भरा हुआ, उसे बेंजीन बोल रहे हैं, तो वो ये वाला है, ये नहीं है। तो ये था वो असली बेंजीन। अब इस असली बेंजीन का हाइड्रोजनेशन तो करवा ही सकते हैं, +3H2 हाइड्रोजनेशन कराओगे तो डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन एनर्जी बेंजीन की ये पता होगी, हाइड्रोजनेशन एनर्जी डेल्टा एच डैश बोल दो इसको, ये पता होगी। तो बस बोर्न-हेबर्ट साइकिल बन गया। यहां से यहां आ जाओ, एक रास्ता यो क्या 3x इज इक्वल टू, दूसरा रास्ता घूम के कौन? डेल्टा एच रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन प्लस व्हाट? प्लस डेल्टा एच डैश। यहां से डेल्टा एच रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स इट। ये एक्सपेरिमेंटली पता होगा क्योंकि बेंजीन का हाइड्रोजनेशन तो करा ही सकते हैं ना। बोतल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है जैसे बेंजीन बोल रहे हैं वो ये है, ये नॉन एग्जिस्टेंट है। इसका हाइड्रोजनेशन कराओगे, उसके एंथैल्पी का डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, x की वैल्यू दी हुई होगी क्वेश्चन में, अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट द रेजोनेंस एनर्जी। सो दिस इज द मेथड, और these are the alternate methods using the enthalpy of combustion data, enthalpy of hydrogenation data, or even bond energy data, with the help of which you can find out the resonance energy of a compound. ये क्वेश्चन ही था इनफैक्ट, बस आपको x की वैल्यू दे दी जाएगी, डेल्टा एच डैश दे दिया जाएगा, अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन। तो गाइज ये था रेजोनेंस एंथैल्पी। चलो एक आध क्वेश्चन और भी लेते हैं इसके ऊपर। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन ऑन इट। पहले ये पूरी बात नोट करो,
लेट्स टेक वन क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन। बॉन्ड एनर्जी का यूज आएगा इसमें। कैलकुलेट हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल की मतलब CH3OH एट 298 केल्विन। अच्छा, क्या डेटा दिया हुआ है? बॉन्ड एनर्जी डेटा, CH बॉन्ड, CO बॉन्ड, OH बॉन्ड, O डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड है। बॉन्ड एनर्जी इन किलो जूल पर मोल 414, 351.5, 464.5। एक्सपेरिमेंटल डेटा यही होते होंगे। 494, 711। ये डेटा है बॉन्ड एनर्जी के। साथ में डेल्टा H रेजोनेंस एनर्जी ऑफ CO2 दिया हुआ है -143 किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ CH3OH लिक्विड वो दिया हुआ है 35.5 किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड, दिस इज ऑल्सो गिवन 40.6 किलो जूल पर मोल। देखो भैया, ये भैया जी ये है सवाल, और क्वेश्चन तो बल्कि 5 स्टार रेटेड क्वेश्चन है। आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेईई एडवांस्ड। जेईई एडवांस्ड के लिए इस क्वेश्चन को आप बढ़िया क्वेश्चन मान सकते हो। इसमें खास बात आएगी। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। पहले तो मैं ही बता देता हूं, आप ना सॉल्व करो इसको, आप बाद में सॉल्व करना है एक बार समझने के बाद में। हीट ऑफ कंबस्शन पूछ रहे हैं तो कंबस्शन के रिएक्शन तो लिख लो भैया। और 298 केल्विन टेम्परेचर मिक्स किया है तो ऑब्वियसली मिथाइल अल्कोहल लिक्विड के फॉर्म में होगा। तो CH3 और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन लिक्विड का डेटा दिया हुआ भी है। तो CH3OH लिक्विड, इसको कंबस्शन की बात कर रहे हैं तो O2 गैस एंड इट विल कन्वर्ट टू, एक ही कार्बन है तो CO2 गैस, प्लस 3 और 1 4 हाइड्रोजन है तो 2H2O लिक्विड। 298 केल्विन है ना, तो लिक्विड ही बनेगा। और हमें ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन पूछा हुआ है, क्या होगा। अच्छा जरा बैलेंसिंग करिए तो 2 और 2 4, 4 मतलब एक तो आ ही गया, 3 तो 3/2, दैट्स इट, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब चूंकि लिक्विड भी हो रहे हैं, हमें बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है, लगा लेंगे। बट ये तो रेजोनेंस हाइब्रिड है, यही तो खास बात है। रेजोनेंस हाइब्रिड में बॉन्ड ऑर्डर्स फ्रैक्शनल होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर्स हों। CO2 में भी रेजोनेंस होता है। CO2 की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ऐसी होती है, दिस इज वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बट ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो एक तरीके से डीलोकलाइज हो जाता है, या लोन पेयर गेट्स डीलोकलाइज्ड बिटवीन दीज कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो इनकी वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस। तो ध्यान दें, ये रेजोनेंस शो करता है। CO2 भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, होते ही हैं। बेंजीन है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर देखें तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, बट एक्चुअल बेंजीन में बॉन्ड ऑर्डर 1.5 बोलते हो आप, कैकोली स्ट्रक्चर को कंसीडर करते हो। 1.5 बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी तो दी नहीं हमें तो बस बॉन्ड एनर्जी क्या दी है, या तो सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, 1.5 बॉन्ड की एनर्जी ना दी हमें। जबकि यहाँ तो फ्रैक्शनल बॉन्ड है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब भी रेजोनेंस, जब भी बॉन्ड एनर्जी वाला फॉर्मूला अप्लाई करो रिएक्शंस में, तो पहले तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर लो। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल 35.5, क्या बना दिया, CH3OH गैस। इसमें कुछ करो ही मत, ऐसे ही रहने दो। इसको कन्वर्ट कर दो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ही आप डबल बॉन्ड बोल रहे हो और सी डबल बॉन्ड ओ का डेटा दिया हुआ है, ये रहा। तो जब भी आप बॉन्ड एनर्जी वाला फॉर्मूला अप्लाई करो तो रेजोनेंस हाइब्रिड को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करो। यही वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से मैंने 5 स्टार बोला है यहां पर। तो जरा करियो कन्वर्ट। जब कन्वर्ट करोगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रेजोनेंस हाइब्रिड में कन्वर्ट करते हो तो रेजोनेंस एनर्जी उल्टा कर रहे हो तो माइनस तो प्लस 143। समझ गए बात को? अब इसको भी कन्वर्ट कर दो 2H2O गैस, तो हाउ मच 2 इंटू 40.6। अब ये वाली एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो डेल्टा एच डैश। कौन सा है फॉर्मूला? अब बॉन्ड एनर्जी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो। करियो जरा। CH3OH 3 CH बॉन्ड हैं तो 3 इंटू CH बॉन्ड 414। एक CO बॉन्ड है 351.5। स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। एक OH बॉन्ड भी है 464.5। क्या? प्लस 3/2 इंटू O बॉन्ड, O डबल बॉन्ड O 494 माइनस कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं? बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट में 2 C डबल बॉन्ड O है 714 और H2O में 2 OH बॉन्ड है और 2 H2O बन रहा है तो 4 OH बॉन्ड 464.5 हो गया। ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू अब यहां से यहां आ जाओ, करियो अप्लाई। तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन? तो कैसे करोगे? यहां से यहां आओ तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन जो कि फाइंड आउट करना था किसका? मिथाइल अल्कोहल का। यहां से पहले यहां घूमू प्लस 143 प्लस 2 गुणा 40.6 आ गए यहां। अब दूसरा रास्ता ये घूम के एक ये जरा घूमियो 35.5 और घूमियो 0 और डेल्टा एच डैश। डेल्टा एच डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स डेटा दिया हुआ था। अब फिर वही बात, सर ये कैसे आप कैसे कर लेते हो? मतलब आप बॉर्न-नेबर साइकिल कैसे बना लेते हो? कैसे कर लेते हो आप? ये मेरे ख्याल यार ये कोई बात थोड़ी कैसे कर लेते हैं। मैं तो हमेशा से कह रहा हूं कि बॉर्न-नेबर साइकिल कैसे बनाना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट डेटा इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से हम बॉर्न-नेबर साइकिल बनाते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा सा ऐड हो गया जैसे वो आता था ना, मंच का ऐड आता था। किसका आता था वो भूत वाला? मंच का कि फ्यूज का या किसका आता था वो? नहीं वही आता था, मंच का ही था शायद, कि वो एक व्यक्ति है वो लिफ्ट से ऊपर आ रहा होता है और मंच खा रहा होता है। तो एक भूत होता है, भूत लिफ्ट खोलता है, लिफ्ट खोल के उसको डराने की कोशिश करता है, वो डरता ही नहीं। भूत बाहर आता है, वो लिफ्ट में ऊपर जाता है, वो दीवार को पेनिट्रेट करता हुआ भूत, क्योंकि भूत तो दीवार के आराम से इस पार पे उस पार चला जाता है जैसा दिखाते हैं टीवी में। तो उस एडवर्टीजमेंट में वो भूत जो होता है वो दीवार को पार करता हुआ फिर लिफ्ट में आ जाता है। तो वो जो खा रहा होता है, मंच बड़ी मस्ती में खा रहा होता है, वो कहता है अरे ना, वो फिर चला जाता है और भूत टेंशन में आ जाता है, भाई यार मैं भूत हूँ, मतलब डर ही ना रहा है। वो फिर जो है ऊपर जब पहुंचता है और जब वो लिफ्ट खुलती है तो वो भूत जो है फिर खड़ा हुआ होता है। तो वो खाते खाते जो व्यक्ति है, इंसान है, वो मंच खाते खाते, मंच का ही है वो, हाँ, तो वो खाते खाते बोलता है भाई सब कैसे कर लेते हो ये सब आप? तो कहता कैसे क्या बे, मैं भूत हूं। अबे कैसे क्या? अबे भूत हूं मैं, कहीं से कुछ भी कर सकता हूं। तो ये बिल्कुल वैसी सी बात हो गई, कैसे कर लेते हो आप? मैं भूत नहीं हूं मैं। ला मैंने गलत एग्जाम्पल ले लिया, बट चलो कोई बात नहीं, मैं भूत नहीं हूं मैं, कूट धुआं रखा है। समझ गए बात को? तो कैसे कर लेते हो? डिपेंडिंग अपॉन डेटा गिवन। बॉर्न-नेबर साइकिल कैसे बना लेते हो? डिपेंडिंग अपॉन डेटा गिवन। तो गाइस ये था क्वेश्चन, इट वाज अ गुड क्वेश्चन। फ्रॉम दिस यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। यहां से डेल्टा एच कंबस्शन की वैल्यू
जब कैलकुलेट करोगे डेल्टा एच डैश पता ही है, मैं गुणा भाग ना कर रहा, तुम कर लेना, मैं वैल्यू बता दूं मेरे पास है -669.7 किलो वॉट, किलो जूल में है ना बेटा, हाँ किलो जूल पर मोल। दैट्स इट, यही आंसर है। गुड क्वेश्चन, गुड टू रिवाइज। जब भी आपको ये क्वेश्चन, जब भी आपको रेजोनेंस एनर्जी या रेजोनेंस एंथैल्पी रिवाइज करना हो, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, सारे कॉन्सेप्ट्स आप पे क्लियर हो जाएंगे। ज्ञान चक्षु मतलब आई ऑफ नॉलेज सारी क्लियर हो जाएगी आपकी। तो गाइस नोट इट डाउन, दैट्स इट। थर्मोकेमिस्ट्री इज ओवर, थर्मोडायनेमिक्स पहले ही पढ़ चुके हैं, फर्स्ट लॉ इज फिनिश्ड, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ इज ऑल्सो फिनिश्ड, थर्मोकेमिस्ट्री इज ऑल्सो फिनिश्ड। यू कैन अटेम्प्ट ऑल द डीपीपी शीट्स, जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइडेड है, जैसे भी आपको होमवर्क मिलता है यू कैन डू इट। चलो एक दो छोटे छोटे सवाल और भी लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ये पहले नोट कर लो, नोट इट डाउन। वेल लेट्स टेक वन क्वेश्चन। जैसे ये बड़ा अच्छा सवाल है, अगेन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैलकुलेट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। Calculate heat of neutralization when 200 ml of 1m HCl is mixed with 400 ml of 0.5 m NaOH aqueous. The temperature rise in calorimeter was found to be 4.4 degrees Celsius. Right. Water equivalent of calorimeter is 12 gram. Density of solution 1 ग्राम पर ml। वैसे तो क्वेश्चन में एक्वस सॉल्यूशन है, तो कुछ ना दिया हुआ हो तो वाटर की सॉल्यूशन की डेंसिटी भी 1 ग्राम पर ml ही मान लेते हैं, अगर ना दी हुई हो। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉल्यूशन would be equal to 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री। ये डेटा दिया हुआ है, करो सॉल्व क्वेश्चन को। स्क्रीन को पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। एक अच्छा आसान सवाल है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का। सॉल्व इट। तो कैलकुलेट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, रिएक्शन करवाओ पहले HCl की NaOH aqueous, HCl aqueous plus H2O liquid। दिस द रिएक्शन 200 ml 1m, तो 0.2 लीटर इंटू 1, 0.2 मोल ही तो होगा HCl के। और NaOH कितना 400 ml मतलब 0.4 लीटर इंटू 0.5, ये भी 0.2 मोल हो गए। ये भी पूरा खर्च, ये भी पूरा खर्च। NaCl में या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो हाउ मच ऑफ द हीट इज लिबरेटेड आउट। तो एक तरीके से हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या हो गया,
हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, अब क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया किस टाइप का कैलोरीमीटर है, कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर है या कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर है, तो ठीक है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक जनरल वर्ड है, वो पूछ रहे हैं, और वो पर मोल डिफाइन होता है, पर ग्राम इक्विवेलेंट। तो पर ग्राम इन, मान लो बात करें किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट। हालांकि इस केस में पर ग्राम इक्विवेलेंट या पर मोल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि HCl जो है वो मोनोप्रोटिक एसिड है और NaOH एक मोनो एसिडिक बेस है। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट वुड बी व्हाट? अच्छा, हाउ मच ऑफ द एनर्जी, माइनस साइन तो लगाई दो, बिकॉज एनर्जी इज लिबरेटेड आउट, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, तो हीट विल बी लिबरेटेड आउट, तो माइनस साइन तो लगाई दो। और हाउ मच ऑफ द हीट, 400, 200 प्लस 400, 600 ग्राम तो पानी हो गया, प्लस वाटर इक्विवेलेंट 12 ग्राम है, ये बता रखा है मैंने। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि और जितने कंपोनेंट्स हैं, स्टरर है, थर्मोमीटर है, बॉम्ब है या और कंपोनेंट्स हैं, वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करते, इक्विवेलेंट टू द वाटर अमाउंट, वो 12 ग्राम है। तो m इंटू स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरीज अपॉन 1000 से डिवाइड कर दो किलो कैलोरीज के लिए, इंटू डेल्टा टी इज 4.4 डिग्री सेल्सियस। बट दिस इज द हीट लिबरेटेड बाई हाउ मेनी मोल्स? 0.2 मोल। 0.2 मोल से इतनी हीट लिबरेट हुई है, तो पर मोल कितनी? दिस मच। सो दिस इज किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट। पर मोल या पर ग्राम इक्विवेलेंट एक ही बात है यहाँ पर, तो करियो जरा सॉल्व। 612 तो 0.612 इंटू 4.4 अपॉन 0.2 का मतलब ऊपर 5 आ गया, तो 3 चौक 12 मैं वैल्यू बता देता हूँ कितनी आ गई, -13.464 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट। दैट्स इट, यही आंसर है। तो गाइज यही एक क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन, आसानी से आपने सॉल्व किया, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ यू आर रेडी टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन थर्मो केमिस्ट्री। दैट्स इट फॉर नाउ।